नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जी के कैप्सूल कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिन सोमवार 12 जनवरी सन 2025। आज के दिन भारत में युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हम विवेकानंद जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, युवा दिवस की शुरुआत हुई थी 1984 यानी 1984 में इसकी घोषणा होती है और इसे पहली बार सन 1985 में मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, अमेरिका ने औपचारिक रूप से ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव पहली बार कब भेजा था? और ये प्रस्ताव भेजा गया था लगभग $100 मिलियन में। आपके ऑप्शंस हैं ए 1946 में, बी 1868 में, सी 1882 में या विकल्प डी 1990 में। बिल्कुल सही दोस्तों, पहली बार ऐसा किया गया था 1868 में, जबकि $100 मिलियन के साथ जो औपचारिक डील हुई थी वो 1946 में हुई थी। तो यहाँ पर औपचारिक रूप से पूछा गया है तो आंसर होगा 1946। दोस्तों, वास्तव में जो ग्रीनलैंड है वो दुनिया का सबसे बड़ा टापू द्वीप है और ये डेनमार्क के पास है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष सन 1925 में कौन बनाए गए थे? आपके ऑप्शंस हैं ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी सरोजनी नायडू, सी विट्ठल भाई पटेल या विकल्प डी महात्मा गांधी। बिल्कुल सही दोस्तों, विट्ठल भाई पटेल को सन 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों, इसके साथ ये जानकारी भी है कि सन 1927 में इनको एक बार पुनः केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन संस्कार किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए हरियाणा में, बी राजस्थान में, सी पश्चिम बंगाल में या विकल्प डी तमिलनाडु में। बिल्कुल सही दोस्तों, राजस्थान में। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, ADR रिपोर्ट 2025 यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री यानी रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए चंद्रबाबू नायडू, बी ममता बनर्जी, सी रेवंत रेड्डी या विकल्प डी MK स्टालिन। बिल्कुल सही दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू
और सबसे ज्यादा क्रिमिनल केस जो हैं वो हैं रेवंत रेड्डी पर, और दूसरे नंबर पे क्रिमिनल केस हैं जो हैं वो एम.के. स्टालिन पर हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एम.के. स्टालिन कहां के मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न संख्या 5, दोस्तों आप लोगों को बताना है तनाख किस धर्म की पवित्र किताबों में से एक है। आपके ऑप्शंस हैं ए यहूदी धर्म की, बी क्रिश्चियन धर्म की, सी बौद्ध धर्म की या विकल्प डी पारसी धर्म की। बिल्कुल सही दोस्तों, तनाख यहूदी धर्म की एक पवित्र किताब है जिसे हम हिब्रू बाइबल के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 6, दोस्तों आप लोगों को बताना है लंबाई का SI मात्रक क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए फीट, बी फुट, सी मीटर या विकल्प डी इंच। बिल्कुल सही दोस्तों, मीटर होता है। प्रश्न संख्या 7, दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का लेटेस्ट मेंबर कौन सा कंट्री बना है। आपके ऑप्शंस हैं ए बेलारूस, बी अमेरिका, सी ईरान या विकल्प डी सऊदी अरेबिया। बिल्कुल सही दोस्तों, बेलारूस। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि बेलारूस की राजधानी का क्या नाम है। प्रश्न संख्या 8, दोस्तों ये एक चित्रात्मक प्रश्न है जहां पर पूछा गया है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को कौन सी नदियां दो बार काटती है। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर पर बात कर लेते हैं। यदि आपको प्रश्न का उत्तर पहले से ही पता है तो आप उस उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, सबसे पहले हम कर्क रेखा की बात करते हैं तो ये नदी माही नदी है जो भारत में बहती है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आप लोग जानते हैं कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और दूसरे नंबर पे है हमारी भूमध्य रेखा। तो ये भूमध्य रेखा जो है इसको 2 बार काटने वाली नदी का नाम है जायरे। जायरे नदी जो है वो 2 बार काटती है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जायरे नदी को और किस नाम से भी जाना जाता है। फिर दोस्तों हमारी जो अंतिम रेखा है वो है मकर रेखा जो अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है और इसको काटने वाली जो नदी का नाम है वो है लिम्पोपो। ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों मैंने आप लोगों से बोला था कि जायरे नदी का कमेंट बॉक्स में नाम बताएं। यदि आप लोगों ने कोंगो नाम लिखा है तो ये उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, दोस्तों आप लोगों को बताना है टोयोटा किस देश का ब्रांड है। दोस्तों टोयोटा कार बनाने वाली कंपनी, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी जापान या विकल्प डी चाइना। बिल्कुल सही दोस्तों, ये जापान का ब्रांड है। प्रश्न संख्या 10, दोस्तों आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से मैगी का संबंध किस ब्रांड से है। आपके ऑप्शंस हैं ए जाप्टो से, बी ब्लिंकिट से, सी जोमेटो से या विकल्प डी नेस्ले से। बिल्कुल सही दोस्तों, नेस्ले। प्रश्न संख्या 11, दोस्तों आप लोगों को बताना है वर्तमान में भजन लाल किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए नागालैंड, बी बिहार, सी कर्नाटक या विकल्प डी राजस्थान। बिल्कुल सही दोस्तों, राजस्थान। प्रश्न संख्या 12, दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला हाल ही में भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है। आपके ऑप्शंस हैं ए गोवा, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड या विकल्प डी मिजोरम। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 13, दोस्तों आप लोगों को बताना है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां पर है। आपके ऑप्शंस हैं ए जेनेवा, बी शिकागो, सी न्यूयॉर्क या विकल्प डी मैड्रिड। बिल्कुल सही दोस्तों, WTO का मुख्यालय है जेनेवा में। दोस्तों WTO एक और होता है जिसे हम वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं
और उसका मुख्यालय जो है वो है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। और इस वाले यानी जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है WTO टूरिज्म वाला, इसकी स्थापना 1875 में होती है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि WTO जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों आप लोगों को बताना है टिकटॉक जो चाइनीज कंपनी है, ये भारत के अलावा और किस देश में बैन है। आपके ऑप्शंस है A अफगानिस्तान में, B इराक में, C रूस में या विकल्प D दक्षिण कोरिया में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये अफगानिस्तान में बैन है भारत के बाद। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों ये एक चित्रात्मक प्रश्न है। प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश का झंडा है जिस पर सफेद पृष्ठभूमि पर गहरे लाल रंग का सूरज अंकित है। और ऑप्शंस में है, पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन भूटान और चौथे नंबर पे जो ऑप्शन है उसमें है नेपाल। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जापान। जापान का झंडा सफेद कलर का है, यानी इसकी पृष्ठभूमि सफेद है और उस पर गहरे लाल रंग का सूरज अंकित है, उगता हुआ सूरज अंकित है। यदि बांग्लादेश का झंडा देखें तो उस पे झंडे का रंग जो है यानी पृष्ठभूमि है वो है हरे रंग की और इस पे जो सूरज, वैसे ही इसको चांद बोलते हैं ये लोग, वो लाल रंग का है, जो खून का प्रतीक है। वहां के लोगों ने अपने देश के लिए जो खून बहाया है उसका प्रतीक है। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत का प्रथम बैंक जिसे हम बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं A 1770, B 1870, C 1970 या विकल्प D 1670। बिल्कुल सही दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1770 में। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत में ओलंपिक में हॉकी के अंदर पहला गोल्ड मेडल किस वर्ष जीता था। आपके ऑप्शंस हैं A 1920, B 1924, C 1928 या विकल्प D 1932। बिल्कुल सही दोस्तों, हॉकी के अंदर भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता था सन 1928 यानी 1928 में। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों आप लोगों को बताना है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में है जिसका हाल ही में पुनरुद्धार हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं A उत्तर प्रदेश में, B बिहार में, C पश्चिम बंगाल में या विकल्प D उत्तराखंड में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये बिहार में है। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों आप लोगों को बताना है स्वामी विवेकानंद जी की सबसे प्रिय शिष्या का क्या नाम था। आपके विकल्प हैं A निवेदिता, B माया, C सुमन या विकल्प D प्रिया। बिल्कुल सही दोस्तों, निवेदिता। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों आप लोगों को बताना है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन रहे हैं। आपके ऑप्शंस हैं A अमिताभ घोष, B नरगिस दत्त, C भानु अथैया या विकल्प D दीपिका बिस्ट। बिल्कुल सही दोस्तों, भानु अथैया। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों आप लोगों को बताना है गुब्बारों को उड़ाने के लिए यानी बैलून को आसमान में उड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं A हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, B ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है, C कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है या विकल्प D हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। दुनिया की सबसे हल्की गैस जो है वो हीलियम गैस होती है। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि जहांगीर के शासनकाल में सूरत में अंग्रेजों को कंपनी स्थापित करने की इजाजत किस वर्ष प्रदान की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं A लगभग 1608 से 1609 के मध्य, B लगभग 1610 से 1611 के मध्य, C लगभग 1612 से 1613 के मध्य या विकल्प D लगभग 1615 के मध्य। बिल्कुल सही दोस्तों, जहांगीर ने उनको ये इजाजत दी थी लगभग 1612 से 1613 के मध्य।
अंग्रेज पहली बार 1608 में सूरत में आए थे, लेकिन 1612 में उन्होंने पुर्तगालियों को हराया और 1612 से 13 के मध्य सूरत में उन्होंने जहांगीर की सहायता से कंपनी स्थापित की थी। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों, आप लोगों को बताना है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव का जन्म कहां पर हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं ए पटियाला में, बी अमृतसर में, सी जलंधर में या विकल्प डी लुधियाना में। बिल्कुल सही दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव जी का जन्म हुआ था लुधियाना में। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत में प्रधानमंत्रियों के शहर के नाम से किस शहर विशेष को जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए हैदराबाद को, बी इलाहाबाद को, सी पटना को या विकल्प डी लखनऊ को। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रधानमंत्रियों का शहर के नाम से इलाहाबाद को जाना जाता है, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है और ये उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों, आप लोगों को बताना है इंग्लैंड के तत्कालीन राजा द जॉर्ज 6 द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को अपनी स्वीकृति कब प्रदान की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए 18 जुलाई 1947, बी 20 जुलाई 1947, सी 22 जुलाई 1947 या विकल्प डी 25 जुलाई 1947। बिल्कुल सही दोस्तों, 18 जुलाई 1947। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारतीय इतिहास में बूढ़ी गांधी के नाम से किस महिला को जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए मातंगी हाजरा, बी सावित्रीबाई फूले, सी सरोजनी नायडू या विकल्प डी आरबी कृपलानी। बिल्कुल सही दोस्तों, मातंगी हाजरा को जाना जाता है। ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इनकी मुख्य भूमिका थी और इन्होंने 73 वर्ष की आयु में वीर गति ये प्राप्त हुई थी। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों, आप लोगों को बताना है राष्ट्रीय शहीद स्मारक कहां पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली में, बी फिरोजपुर पंजाब में, सी लुधियाना में या विकल्प डी अहमदाबाद में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये फिरोजपुर पंजाब में स्थित है। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों, आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति महान को उपमा अलंकार सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाओं में उपमा अलंकार का उपयोग अधिक मात्रा में किया है। आपके ऑप्शंस हैं ए कालिदास, बी बाण भट्ट, सी पतंजलि या विकल्प डी हर्षवर्धन। बिल्कुल सही दोस्तों, कालिदास। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों, ये एक और हिंदी का ही प्रश्न है। आप लोगों को बताना है व्याकरण की दृष्टि से आदरणीय शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए ये एक विशेषण है, बी ये बहुवचन है, सी ये स्त्रीलिंग है या विकल्प डी ये पुल्लिंग है। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। आदरणीय शब्द जो है वो बहुवचन है, यानी व्याकरण की दृष्टि से देखें तो आदरणीय अध्यापक गण, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आदरणीय जो शब्द होगा वो बहुवचन में ही हमेशा इस्तेमाल में होता है। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों, आप लोगों को बताना है चंडी शतक किसकी रचना है। इस रचना में माँ दुर्गा के लिए 100 श्लोकों में उनकी महिमा का गान देखने को मिलता है। आपके ऑप्शंस हैं ए महाकवि बाण भट्ट, बी महाकवि कालिदास, सी महाकवि नागार्जुन या विकल्प डी महाकवि बप्पा रावल। बिल्कुल सही दोस्तों, महाकवि बाण भट्ट हैं, उनकी रचना है और ये कवि हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। दोस्तों, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि जीके कैप्सूल कार्यक्रम आप सभी लोगों को जरूर पसंद आता होगा। यदि आपके कोई सुझाव हैं या कोई प्रश्न का उत्तर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं। हम अगले एपिसोड में आपके प्रश्न का उचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यदि आप भी कोई प्रश्न हमारे इस कार्यक्रम में पूछना चाहते हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and descriptions. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इंसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।